नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। जी हिंदुस्तान के ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में भी आप राज्य मंत्री हैं और सबसे बड़ा सुकून इस वक्त मुझे कहना चाहिए कि लोगों को इस बात का होना चाहिए कि जहां अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना एक चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ भरोसा इस बात से बढ़ जाता है कि अर्थव्यवस्था की कमान एक युवा नेता के हाथ में है। अनुराग जी, करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद हम अनलॉक फेज में चल रहे हैं, सब कुछ खुल गया है और दूसरी तरफ मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। आप खुद अपने मंत्रालय के उपलब्धियों को कैसे आंक रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौतियां अभी सामने हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मोदी सरकार का 1 वर्ष बहुत उपलब्धियों भरा रहा। जहां एक और हमने धारा 370-35 जैसे विषय जो वर्षों से लंबित थे, जो देश इंतज़ार कर रहा था, हमने उनसे मुक्ति दिलाई। वहीं दूसरी ओर ट्रिपल तलाक से करोड़ों बहनों को निजात दिलाई है। जो उनके ऊपर मुसीबतें रहती थी, उनसे उनको छुटकारा मिला है। वहीं पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके देश के उन नागरिकों को जो पलायन करके आए थे, जो ऐसी मुसीबतों में चलकर भारत के संरक्षण में आए थे, उनको भी उनके अधिकार दिए नागरिकता के। और इसके अलावा अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में पिछले 2 वर्षों से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और इस दौर में किस तरह से भारत अच्छा कर पाए। हमने अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट भी किया है, जो दुनिया का सबसे आकर्षित है, 15% पर करके दिया है। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे कदम और उठाए जिससे हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को लाभ मिल पाए। विशेष तौर पर कोरोना वायरस ने जब देश भर में अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया, एक तरह से मोदी जी ने देश भर को निवेदन किया लॉकडाउन का, तो देश के लोगों ने उसका पालना की और हम काफ़ी हद तक सफल हुए भारत में इसकी रोकथाम करने के लिए। अगर दुनिया भर के 15 उन देशों को देखा जाए जहां पे कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस मुकाबले में भारत की जनसंख्या उन 15 देशों के बराबर है, लेकिन वहां पे केसेस 83 गुना ज़्यादा हैं। उनके मृत्यु दर 83 गुना ज़्यादा है भारत से। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने अच्छा किया है। जहां तक भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा कदम उठाने की बात है माधुरी जी, वो हमने पहले अन्न धन की कोई कमी ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। 80 करोड़ गरीबों को अनाज हर महीने 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त में देने का काम और दाल प्रति परिवार 1 महीने में 1 किलो देने का काम किया। वहीं पर 8 करोड़ मजदूरों के लिए वो काम हमने अपनी ओर से किया है। यही नहीं, इसके बाद 3 लाख करोड़ पे हमने अपने व्यवसायियों के लिए और मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग वालों के लिए हमने अपनी ओर से उनको दिया है, ताकि बैंकों में कम उनको वो मिल सके ब्याज दर पर पैसा, और 100% गारंटी जो है वो भारत सरकार ने इसमें करके दी है। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज, उस पैकेज में अगर, क्योंकि सर जब भी कोई पैकेज या बजट की घोषणा होती है बहुत तकनीकी भाषा होती है, एक वित्त राज्य मंत्री के तौर पर अगर आसान भाषा में मैं अपने दर्शकों को आपके मुंह से समझाना चाहूं कि गरीबों को क्या मिल रहा है, खासकर मजदूरों, खासकर कृषकों, जिसमें मनरेगा और कृषि के सवाल मेरे पास होंगे, उस सेक्टर में गरीबों तक या मजदूरों तक या कृषि क्षेत्र में कितना लाभ पहुंचेगा? देखिए, पहले तो मैं कहूं कि जैसे 20.5 करोड़ जनधन खाता धारक महिलाएं हैं, उनके खाते में 31,000 करोड़ रुपया 31,000 करोड़ रुपया पिछले 3 महीनों में हमने सीधा डाला है, उनको सीधी कैश की राहत दी है। इसके अलावा जो 7 करोड़ महिलाएं जिनके पास उज्ज्वला योजना के सिलेंडर्स हैं, उनको 9,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमने उनके खातों में डाला है, ताकि वो गैस का सिलेंडर दोबारा भरवा सके। ऐसे 2 करोड़ 82 लाख वृद्ध विधवा दिव्यांग हैं, जिनको अपने 3,000 करोड़ रुपये उनके खातों में 2 महीनों में डाला, ताकि उनको लाभ मिल सके। 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 19,000 करोड़ रुपये के लगभग हमने अप्रैल और मार्च के अंत में डाला उनके खातों में, जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिल सके। तो आप देखिए, कुल मिलाकर हमने 43 करोड़ लोगों को लगभग 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनके खातों में अब तक डाल चुके हैं। ये सीधा एक तरह से कैश लाभ मिला है।
अन्न की कमी ना आए तो गेहूं चावल देने का काम हमने वहां पर किया है। और इसके अलावा जितने मजदूर जो शहरों से वापस अपने गांव की ओर गए हैं उनके लिए मनरेगा में काम मिल सके, हमने ऐतिहासिक बजट इस वर्ष उसके लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि 300 करोड़ कार्य दिवस इनके लिए और बढ़ जाएंगे। दिहाड़ी इनकी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए हमने कर दी है। और इससे कहीं ना कहीं उनको अपने गांव में भी कामकाज के अवसर मिलेंगे। कैंपा में हमने 6,000 करोड़ रुपया और दिया है ताकि हमारे आदिवासियों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या शहरों में भी कुछ क्यों ना हो, उनको भी पर्यावरण से जुड़े हुए काम या पौधे लगाने का काम, इस पर काम और मिल सके। तो 6,000 करोड़ रुपया उसके लिए अलग से प्रावधान किया ताकि उनको रोजगार के अवसर मिल सके। और भी जो केंद्र की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका पैसा भी हमने अपफ्रंट राज्यों को दिया है ताकि वो जल्द से उन स्कीमों को शुरू कर सकें और गांव में भी लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जितनी गति आएगी उतनी ही हमारी कंजम्पशन और बढ़ेगी, डिमांड और बढ़ेगी और उससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा और गरीब आदमी को भी अपने क्रय शक्ति जो है उनके उसमें भी बल मिलेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। मनरेगा में 1,01 करोड़ की वृद्धि, इसके साथ साथ मजदूरों के लिए बिल्कुल फोकस्ड सरकार सोच रही है और ये सबसे बड़ी राहत हो सकती है कि सरकार के पास इसके लिए फोकस प्लान है। मैं किसानों पे अगर आऊं तो कितना हिस्सा किसानों के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ में सोचा हुआ है? क्योंकि मौसम की मार अलग है, बुआई का समय सामने खड़ा है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग राज्यों में किसान देख रहे हैं, कहीं तूफान है, कहीं स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। ऐसे में सरकार के पास खासकर किसानों के लिए, क्योंकि आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, आजीविका के लिए तो अपना प्लान बता दिया, किसानों के लिए क्या? देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि किसानों के लिए जैसे मैंने कहा कि 19,000 करोड़ रुपया तो हमने मार्च के अंत में और अप्रैल महीने में सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करके दिया। इसके अलावा 86,000 करोड़ रुपये उसी 2 महीनों में इनके लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा जो 4.25 लाख करोड़ रुपया किसानों ने कर्ज ले रखा था, उसकी जो किस्तें उनको वापस करनी थी ब्याज की, हमने उनमें भी उनको 6 महीने की छूट दे दी। इसके अलावा 25 लाख ऐसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड में 25,000 करोड़ रुपया हमने और करके दिया। अब हमने 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने की बात कही जिनको अब तक सुविधा नहीं मिली। ये किसानों को, पशुपालकों को और मछुआरों को मिलेगा और इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का अवसर उनको मिलेगा जो कि कम ब्याज दर पर होगा, इससे भी उसको बल मिलेगा। इसके अलावा किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर का फंड हम क्रिएट करके दे रहे हैं ताकि उसमें उनका आधारभूत ढांचा बन सके। ये भी हम किसानों के लिए करके दे रहे हैं, इससे उनको बल मिलेगा। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसको हमने फेरबदल किए हैं और एपीएमसी एक्ट यानी कि मंडी एक्ट, इसमें फेरबदल किए हैं ताकि हमारा किसान जंजीरों से मुक्ति पाए और अब देश के किसी भी कोने में अपने मन से अपना सामान बेच सके। यानी कि किसान किसी भी दाम पर किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में अपना सामान अब बेच सकता है। जंजीरों से उसको मुक्ति मिल चुकी है, ये मोदी सरकार ने करके दिया है। और एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, जब कोरोना वायरस के समय पूरा देश लॉकडाउन में था, हमने उस समय भी अपनी कृषि की गतिविधियों को बंद नहीं होने दिया। यही कारण है कि रिकॉर्ड पैदावार भी अगर पिछले सीजन में हुई है तो वो हुई तो हमारे किसानों की मेहनत के कारण, और मोदी सरकार ने जब इसमें अवसर दिए कि आप अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं तो उसके कारण हुई है। अगर लॉकडाउन की हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा गति से उद्योग धंधों पर बहुत असर पड़ा, बहुत प्रभावित हुआ और सबसे बड़ी बात कि नुकसान पहुंचा है। अब सरकारी खजाने की सेहत को सुधारना भी आपके सामने चुनौती है और उन उद्योग धंधों की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये भी चुनौती है। इससे सरकार कैसे निपटेगी? निश्चित तौर पर ये चुनौती केवल भारत के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने है। अगर आप कुल मिलाकर देखें, हमने सबसे पहले जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी बिक्री चलती रहे तो हमने उसकी भी अनुमति दी, वो भी हुआ। और इसके अलावा जैसे जैसे समय आता गया हमने समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स को खोलते रहे। आज अधिकतर सेक्टर्स इकोनॉमी के खुल गए हैं। अगर आप कहें तो सिनेमा नहीं खुल पाया या कोई रेस्टोरेंट भी अधिकतर खुल गए, तो बहुत गिने चुने सेक्टर्स हैं जो केवल बंद अभी तक हैं, लेकिन बाकी अधिकतर इकोनॉमी खुल चुकी है।
ये बात सच्ची है कि अब उतनी डिमांड एकदम से नहीं आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें सुधार आएगा। तो ये जो पहले 3 महीनों में नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई अभी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के लोगों में वो क्षमता है कि इन परिस्थितियों में भी अपने देश को आगे लाकर खड़ा कर देंगे। जी। जैसे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से 100% गारंटी हमने अपने व्यापारियों के लिए करके दी। अब 20% कार्यशील पूंजी उनको अलग से मिल रही है, मात्र 7.5% ब्याज दर पर मिल रही है, और पहले 8 दिनों में ही 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूरी हो गई और लगभग 8,500-9 हजार करोड़ रुपया उनको वितरित भी कर दिया गया। इससे 2.25 लाख से ज्यादा यूनिट को मंजूरी हुई थी और 1.5 लाख से ज्यादा यूनिट को पैसा दे भी दिया गया। तो आप देखिए, हमने तेजी के साथ इस दिशा में काम करना शुरू किया है। जिनके बैंक खाते एनपीए हो गए थे, उनको भी 15% इक्विटी देने का काम मोदी सरकार 20,000 करोड़ से कर रही है। 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन का काम हम लोग कर रहे हैं जी। तो इनसे भी व्यापारी वर्ग को बल मिलेगा। तो वहीं पर एनबीएफसी को भी और पैसा मिल सके, उसका भी हमने काम अपनी ओर से करके दिया। 50,000 करोड़ का एक और 30,000 करोड़ का एक फंड बनाकर दिया है। उससे एनबीएफसी को पैसा मिल रहा है, जिससे नीचे धरातल पर लोगों को ज्यादा पैसा मिल पाएगा। तो इससे व्यापारी वर्ग को भी लाभ मिलेगा। और आज के समय में उनको जो मुश्किल आ रही थी, उसमें भी हमने जो उनका टीडीएस और टीसीएस है, उसमें भी 25% की कटौती की है, ताकि उनके पास अपने हाथ में और पैसा रह सके और लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ सके। एक तो वो भी करके दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिफंड था, हमने वो भी 17 लाख से ज्यादा लोगों को 27,000 करोड़ रुपया मात्र 35 दिन के अंदर पैसा वापस करके दिया। अब बाकियों का पैसा भी जल्द वापस हो जाएगा। यही सबसे बड़ा मेरा सवाल भी था, क्योंकि आपका जो फोकस है उसमें ये भी है कि व्यापारियों के हाथ में नकदी भी रहे। लिक्विडिटी की आपने बात की, क्योंकि इस वक्त मुश्किल दौर है। जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है उसको नुकसान भरते या फिर से अपने बिजनेस को ठीक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल छोटे मझोले व्यापारी हैं, उनको सबसे बड़ी चिंता यही थी कि बैंकों से चाहे वो कम दर पे ब्याज मिल रहा हो, लेकिन ये बैंकों से जो बातचीत है आप लोगों की, सरकार की जो मंत्रालय की बातचीत है, वो कितनी स्मूथ चल रही है कि उन व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको वो डर खत्म हो जाए कि आगे हम कोई बिजनेस करें तो वित्त मंत्रालय और हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है। देखिए, 2 बातें। पहले तो हमने रविवार के दिन घोषणाएं खत्म की थी और बुधवार के दिन हमने कैबिनेट मीटिंग में इसको पास कर दिया, यानी कि 3 दिन के अंदर पास कर दिया। फिर हमने शुक्रवार के दिन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के एमडीज और सीईओ से बात की, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो हमने उनसे भी अपनी पूरी देश भर में चर्चा कर ली। शनिवार, रविवार और सोमवार को छुट्टी थी, क्योंकि सोमवार को ईद थी। तो मंगलवार को नोटिफिकेशन हो गई और उसके बाद वो बैंक के लोन मिलने शुरू हो गए। देश भर में अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही, वहां पर हम स्वयं बात करके संबंधित बैंकों से उनकी समस्याओं को दूर करवा रहे हैं। इससे ये लाभ मिल रहा है कि केवल 1 हफ्ते के समय के अंदर 18,000 करोड़ रुपया वितरित करना अपने आप में बड़ी बात है, जबकि 31 अक्टूबर तक का समय इस योजना के लिए है। तो आप खुद कल्पना कीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर भी हमने निर्णय कर दिया, बैंकों पर भी निर्णय कर दिया, उसको लागू करवाने के काम कर दिए, और व्यापारी को लाभ मिल सके और यहाँ पर रोजगार मिल सके। तो हमने हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग भी हिंदुस्तान में हो तो 49% से बढ़ाकर 74% एफडीआई की लिमिट कर दी है, और लिस्ट ऑफ वेपन्स, हथियारों की सूची यहाँ पर बनेगी, ताकि वो हिंदुस्तान में हथियार बने तो हिंदुस्तान की कंपनियों को भी उसका लाभ मिलेगा और यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इसी तरह से हमने स्पेस का सेक्टर भी खोल दिया है कि अंतरिक्ष को लेकर आपको कुछ भी करना है तो उसमें अब आप छोटी कंपनी हो, बड़ी हो, सब काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आविष्कार के अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ साथ कोयला हम लोग 240 मिलियन टन विदेश से इंपोर्ट करते हैं। अब हमने कहा कि इसमें कम से कम 60-70% कटौती हो, तो खुली नीलामी अब इनकी कोल माइंस की होगी। केवल आपको स्टील पावर बनाने वाली कंपनियों को कोल माइन नहीं मिलेगी, हर किसी को मिल सकती है। प्रति टन आप पैसा देते थे, उसकी बजाय अब आपको रेवेन्यू शेयरिंग पर कोयले की खदानें मिलेंगी और किसी को भी आप कोयला बेच सकते हो, ये अनुमति भी आपको होगी। तो ये कोयला और माइनिंग, ये 2 क्षेत्र जब खुलेंगे, इससे भी अपार संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मिलेंगी और भारत की आय भी बढ़ेगी। भारत की आय बढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस टारगेट को आप डेडलाइन के साथ सेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस लॉकडाउन में करीब 12 करोड़ से ज्यादा
रोजगार खत्म हुए, बेरोजगारी दर जो है वो 25% से ज्यादा हो गई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मंत्रालय के सामने कि जो देश का अब युवा है वो किस तरह से रोजगार पाता रहे, उसके पास स्किल्ड हमारे पास जो मैन पावर है उसे कैसे सरकार अच्छे से इस्तेमाल कर पाए और उसे उसका फायदा भी मिले। माधुरी जी, हर सेक्टर के सामने चुनौती है। मान लीजिए आज का ये इंटरव्यू एक उदाहरण है, या ऐसे बहुत सारे जो वर्चुअल मीटिंग्स हमने की हैं वो अपने आप में दिखाता है कि जीवन कैसे बदल गया है। अब लोग कॉर्पोरेट हाउसेस भी अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस भी इसी तरह से कर रहे हैं कि वो वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो नए सेक्टर्स को एक अवसर मिलेंगे और बहुत सारे पुराने सेक्टर्स खत्म होंगे। तो मुझे लगता है अपने आप में बदलाव सबको करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा है कि जिन लोगों की रोजगार गया भी उनको नए स्किल कैसे उनको उपलब्ध करवाई जा सके ताकि उनको रोजगार के अवसर मिल सके। और जब अर्थव्यवस्था में वापस तेजी आएगी बहुत सारे लोगों को रोजगार और मिलना शुरू होगा। ये 12 करोड़ का आंकड़ा कितना सही कितना खराब इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार का प्रयास इतना है कि हम इतनी तेजी अर्थव्यवस्था में दें कि पहले जितनी रफ्तार तो हम पकड़े ही, उससे आगे बढ़ने के लिए भी हमने बहुत सारे सेक्टर्स खोले, इससे भी बल मिलेगा। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट, और वो भी मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। दुनिया भर की हालत इस वक्त ख़राब है। क्या भारत की ज़मीन को इन आगे आने वाले 3.5-4 सालों में आप वापस उतना तैयार कर देंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, जिससे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, देश में रोज़गार की संभावनाएं बढ़े और आय में भी वृद्धि हो? अब मान लीजिए बिहार का मखाना हो, कश्मीर का केसर हो, हिमाचल का सेब हो, आंध्रा की चिल्ली हो या नॉर्थ ईस्ट का बैम्बू शूट हो, अगर इनके लिए क्लस्टर्स अलग अलग बन जाएंगे तो न केवल देश की आपूर्ति करेंगे बल्कि विदेशों में भेजने के लिए निर्यात भी किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव होगा। इससे भी हमारे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों को बल मिल पाएगा। और विदेश में माल भेजने के लिए हमने कई सेक्टर्स अपने आइडेंटिफाई किए। मान लीजिए फर्नीचर है, लेदर गुड्स है या बाकी सब है। अभी तो आप हजारों करोड़ का फर्नीचर साल भर में इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ये पॉलिसी हमारी नई बनेगी इससे बल हमारे लिए ये मिलेगा कि बिल्कुल हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर बनेगा तो इंपोर्ट भी कम होगी, यानी कि आयात कम होगा और यहाँ पर रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे और निर्यात भी ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल ले लीजिए। 2014 तक दुनिया भर से हम आयात करते थे मोबाइल फोन्स, लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब मोबाइल फोन को आयात कम करना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी हमने थोड़ी वृद्धि की और लोकल हमने थोड़ा इंसेंटिव देने का काम किया। आज दुनिया भर के दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर भारत बन चुका है। ये एक नीति में बदलाव लाने के कारण भारत ने किया है। अब इसमें हमने और हजारों करोड़ रुपए की सुविधा देने की बात कही, तो अब अगले 3 वर्षों में आप देखोगे भारत इससे आगे बढ़ने का काम करेगा, हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से जब हम फर्नीचर, लेदर गुड्स और 12 ऐसी क्षेत्रों में अपनी नई नई पॉलिसीज को लेकर आएंगे तो इससे भारत में नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए नए सेक्टर्स बहुत मदद करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वे विपक्ष की बात कर लूं, कुछ अर्थशास्त्री भी हैं, उनका कहना है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज को कागज पर ही, मात्र कागज पर ही इकोनॉमी का 10% बताया गया है। शब्दों की हेरा फेरी करती है बीजेपी। क्या सचमुच इस पैकेज के साथ ये राजनीति होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग महामारी के समय भी राजनीति करने पर उतरे हैं। जो कल तक कहते थे कि हमें 5% आप जीडीपी का पैकेज दीजिए, जब 10% दिया है तो उनको विश्वास नहीं हो रहा। एक व्यक्ति तो इस देश में ऐसा है जो लगातार कह रहा है खाते में पैसा डालो, खाते में पैसा डालो, बैंक खाते में पैसा डालो, लेकिन उनसे पूछना चाहिए 60 वर्ष तक आपकी सरकार रही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने किया, आपकी पार्टी और आपका परिवार ना बैंक खाते गरीबों के खोल पाया ना उनमें पैसे डाल पाया जी। आपके समय 100 रुपया भेजते थे तो 15 रुपये नीचे पहुंचता था जी। मोदी जी ने 2014 में आकर सभी के बैंक खाते भी खुलवा दिए और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर करके अब करोड़ों लोगों के खाते में सीधा पैसा जाता है। अगर ये 43 करोड़ लोगों के खाते में अगर 64,000 करोड़ रुपया सीधा गया है तो ये मोदी सरकार ने डाला है। आपकी पार्टी और आपकी सरकार कभी ये नहीं कर पाई थी, ये हमने करके दिया है।
एक तरफ मैं इस राजनीति और इस सियासत पे हालांकि इस क्वेश्चन के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी लगातार सवाल उठे कि प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार नहीं सोच पाई। आपने उन्हें कहा कि ये प्रवासी नहीं है, ये अतिथि मजदूर हैं। क्या ये जो आपका प्लान है, जो आपका कहना है कि गृह राज्य में ही उनको काम मिल पाए, ऐसा कोई प्लान है, कोई खास रणनीति बनाई गई है? क्योंकि अब मजदूरों में वापस लौटने का डर जरूर है। देखिए, जहाँ तक मैं राज्यों से बात कर पा रहा हूँ उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर एक आया है कि जितने लोग गए उनमें से कम 25% ने वापस आने का आवेदन भी अब तक किया है, जो एक अच्छी बात भी है। दूसरी ओर से उनको अपने गृह क्षेत्र में काम मिले तो मनरेगा से लेकर बाकी योजनाएं भी हम चलाने जा रहे हैं और उसमें पैसे का प्रावधान भी हमने पहले से ज्यादा कर दिया है जी। अब अतिथि मजदूर की जिम्मेदारी जी ये होस्ट स्टेट की भी थी जहां पर वो काम करने आया, और उसकी अपनी होम स्टेट की भी थी, यानी कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों की थी। केंद्र तो इसमें सहूलियत दे सकता था जी। जी हमने केंद्र सरकार की ओर से रेलवे की सुविधा भी शुरू कर दी। 85% पैसा भी हमने उसका किराए का खर्च करने का काम भी शुरू किया और उनको रास्ते में खाना और पानी की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई। अब राज्य अगर उसमें कहीं विफल रहे तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है कि जो अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ बिल्कुल लोगों के रहने के लिए घर बनाना चाहता है या कोई वैसे भी बनाना चाहता है किसी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, ताकि मजदूर वहां पर आकर रह सकें, कम दर पर उनको वहां पर रहने की सुविधा मिल सके, तो उसके लिए भी इंसेंटिव वाली स्कीम हम लेकर आ रहे हैं। और जितनी सरकारी कॉलोनीज पहले बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, वो ऐसे घरों को भी हम मजदूरों के रहने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। ये भी मोदी सरकार करने जा रही है। बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे आने वाले समय में। काम करने वाले मजदूरों को पहले से ज्यादा उसमें लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज भी है और उसको आप ठीक कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज यहाँ बता दूं, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ सर। मेरा एक अंतिम सवाल और है कि आप अकेले ऐसे संसद सदस्य भी हैं जिन्होंने सांसद रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में भी अपनी सेवा दी है। काफ़ी फिट हैं, यंग हैं और तेज तर्रार नेताओं में भी आप जाने जाते हैं। लेकिन जहां से आप आते हैं सर, वहां पे भी अर्धसैनिक बलों की बात करूं, बहुत ज़्यादा लोग सेना और इस सेवा में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। किसी देश के नागरिक के लिए देश की सुरक्षा में अपनी हिस्सेदारी देना कितना ज़रूरी आप मानते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, जो देवी देवताओं की भूमि है, लेकिन वीर भूमि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवानों ने देश की सेवा करते करते अपने प्राण भी दे दिए। और पहला परमवीर चक्र विजेता भी हिमाचल से हुए, मेजर सोमनाथ शर्मा। और कारगिल के युद्ध में भी जो कुल मिलाकर 4 परमवीर चक्र मिले, उनमें से 2 हिमाचल के युवाओं को मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से तो मेरे तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आप कह लीजिए कि हर तीसरे घर से कोई ना कोई फौज में है। मेरे अपने परिवार की 4 पीढ़ियों में से 3 पीढ़ियां फौज में हैं। मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के पिताजी और मैं स्वयं, हम फौज में हैं और हम अपनी सेवाएं देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे खून में ही ये भरा हुआ है देश की सेवा करना। और यही कारण है कि ये पहाड़ी क्षेत्र के लोग, हम हिमाचल के लोग, किसी ऐसे कदम उठाने से पीछे नहीं हटते जो देश के हित में हो, चाहे वो देश की सीमा पर हो या देश के किसी कोने में हो जी। तो आगे भी उठाएंगे, जहां जहां देश में सेवा करने का अवसर मिलेगा, हिमाचल के लोग वहां पर आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि हम लोग देश की सेवा में बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले, चाहे वो फिर सरहद की बात हो, चाहे वो फिर पॉलिसी बनाने की बात हो, और इसी तरह से आपका मंत्रालय काम करता रहे। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुनौती भरी हैं, क्योंकि हम इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी मंत्रालय और सरकार पूरी तरह से अपनी जनता के हित में काम करने के लिए फोकस्ड है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात हो या फिर देश को फिर से एक वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अच्छे पायदान पर लाकर खड़ा करने की बात हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।